कि अगर आज ईमानदारी से बगैर ईवीएम के चुनाव हो जाए तो आज बीजेपी जीत नहीं सकती। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते ही दे दिया मोदी सरकार को सबसे बड़ी चुनौती। अब मोदी सरकार सदमे में और सबसे बड़ा झटका लगाया है मोदी सरकार को, क्योंकि मोदी सरकार के लिए प्रशांत भूषण क्यों बने काल। इसीलिए अब बीजेपी सरकार पूरे इंडिया से खत्म होने वाली है और 400 पार का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया है और 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी सरकार 2024 का लोकसभा चुनाव के अंदर। तो दोस्तों ये सारा खेल जो चल रहा है ये ईवीएम के माध्यम से चल रहा है ताकि जनता को कुछ दिन बेवकूफ बनाया जा सकता है, थोड़े टाइम के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, एक लंबे अंतराल के लिए, लंबे टाइम के लिए कभी भी जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि ओखली के अंदर गुड़ फोड़ेंगे तो एक दिन सामने आना है। तो इसी तरीके से ये अपना बंदर बाट वाला जो काम कर रहे थे, जो कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार ही इलेक्शन कमीशन है और पर्दे के पीछे जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जो षड्यंत्र इन्होंने रचा था और 2014 से लेकर 2024 का ये चुनाव यानी 10 साल हो गया और 10 साल में जो पैसा मीडिया के लिए इन्होंने खर्च किया है, जनता को बेवकूफ बनाए रखने के लिए और अंधभक्त बनाए रखने के लिए कि अभी देश में विकास हो रहा है। लेकिन विकास तो छोड़ो दोस्तों, जो देश की जीडीपी थी वो इतनी नीचे आ गई है कि अब हर एक शख्स पर इतना बड़ा कर्जा है कि प्रशांत भूषण बाहर आते ही मोदी सरकार को चुनौती दे डाला कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है, ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसलिए ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। ये एक नारा अब जोर शोर से पूरे इंडिया में बुलंद हो चुका है और जनता के सामने ये वीडियो वायरल हो रहा है कि अगर आज ईमानदारी से बगैर ईवीएम के चुनाव हो जाए तो आज बीजेपी जीत नहीं सकती। लेकिन ईवीएम के बारे में, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में एक बहुत ही बढ़िया एक सिटीजन्स कमीशन बना जस्टिस लोकुर के नेतृत्व में। उन्होंने रिपोर्ट दी सारे दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स की राय सुनकर कि भाई ये जो वोटिंग मशीन्स का जो डिजाइन है वो ऐसा है कि इसमें मैनिपुलेशन आसानी से किया जा सकता है, ये रिलायबल नहीं है। और करीब करीब सारे देशों में, दुनिया भर में ईवीएम्स अब हटाए जा चुके हैं, वापस पेपर बैलेट पे आया जा चुका है। हाल में बांग्लादेश में भी हुआ। जर्मनी के तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने फैसला देकर बोला कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं लगाई जा सकती। लेकिन ये यहाँ पर एक ऐसी तानाशाह सरकार है जो इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है। लोकतंत्र के सारे जो स्तंभ हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, चाहे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, सबको खत्म कर रही है और अपने अधीन ला रही है। और शिक्षा का भगवाकरण और जिसको कहते हैं कि सुपरस्टिशन फैलाने वाला, झूठ फैलाने वाला, प्रोपेगेंडा फैलाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट बनाते जा रहे हैं। यानी कि शिक्षा में और कम से कम यूनिवर्सिटीज में कोई क्रिटिकल थिंकिंग ना हो पाए, कोई जना कोई चीज़ पर सवाल ना उठा पाए, बस प्रोपेगेंडा ही चले, इस तरह की शिक्षा बनाई जा रही है। अब सवाल ये है कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, खासकर जो युवा लोग हैं उनका क्या रोल है। देखिए, आज इस देश में कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसमें युवाओं ने ही अगुवाई करी, चाहे वो 74 के दौर में जो जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन शुरू किया था,
वो आंदोलन रहा हो जिसमें युवा ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे, चाहे ये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन रहा हो। किसी भी देश में जब कोई बड़ा मूवमेंट और निर्णायक मूवमेंट खड़ा होता है तो युवा ही लोग उसकी अगुवाई करते हैं। उसके दो बड़े कारण हैं, बल्कि तीन बड़े कारण हैं। पहला तो कारण ये है कि युवा लोगों को ही अपनी जिंदगी, वही सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं सोसाइटी के। हम लोगों की तो जिंदगी चलिए काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन युवाओं की तो पूरी जिंदगी उनके सामने है। तो अगर इस देश में लोकतंत्र खत्म होता है, सभ्यता खत्म होती है, क्योंकि इस देश में सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, सभ्यता ही खत्म करी जा रही है। अगर खत्म होती है तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है, जो खराब इफेक्ट है, वो युवाओं के ऊपर ही होगा। और दूसरी बात यह है कि युवाओं में ही वो एनर्जी होती है जिसकी ज़रूरत होती है कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की। तो आज इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे देश में लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला जा रहा है, जिस तरह से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है, सब चीज़ों के बारे में आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। लेकिन एक वो आंदोलन है जो बेरोजगारी का है, जो कि सीधा सीधा युवाओं को अफेक्ट करता है, जो इतनी बड़ी समस्या हो गई है इस देश में बेरोजगारी की, उस पर तो बिल्कुल पूरा देश तैयार है, समाज तैयार है। अगर युवा लोग इस मूवमेंट की अगुवाई करें तो मुझे पूरा यकीन है कि ये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से कहीं बड़ा आंदोलन इस देश में बन सकता है। और इसके चार स्तंभ, मेरी राय में चार स्तंभ होने चाहिए बेरोजगारी के आंदोलन के। पहला तो ये कि रोजगार के हक का कानून बने। जैसे हम लोगों ने बोला था कि लोकपाल का कानून बने, उसी तरह से हमको कहना चाहिए कि रोजगार का हक जो है इस देश में मौलिक अधिकार है और उसको कार्यान्वित करने के लिए एक कानून बनना चाहिए कि हर जना जो कि 21 साल से लेकर 60 साल की उम्र का है, उसको कम से कम न्यूनतम दर पर रोजगार मिलना चाहिए, कम से कम न्यूनतम दर पर। और अगर उसको ना मिल सके तो सरकार का दायित्व है कि उसको बेरोजगारी भत्ता उसका कम से कम आधा दिलवाए। ये जो नरेगा का जो कानून है, जिसमें 100 दिन की का रोजगार रूरल लोगों में, फैमिली में एक जने को मिलता है, उसी का ये एक्सपेंडेड वर्जन है। यानी कि हर जने को जो 21 साल से 60 साल की उम्र का हो, उसको रोजगार कम से कम न्यूनतम वेजेस पर मिलना जरूरी है, और नहीं मिले तो उसका आधा बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। बड़ा सिंपल सा कानून है, उसका एक ड्राफ्ट मैंने बनाया भी था, वो आसानी से उसके लिए आंदोलन चलाया जा सकता है। दूसरी बात, कम से कम 1 करोड़ सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, सारे संस्थाओं में मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा, उनको तुरंत भरना चाहिए, ईमानदारी से भरना चाहिए। आजकल तो हम रोज देखते हैं पेपर लीक, ये वो, हर तरह की बेईमानी हो रही है। जहां जहां भर्ती करी भी जा रही है, थोड़ी बहुत बेईमानी से हो रही है। उसका एक युवा हल्ला बोल ने उसका एक वो बनाया था ढांचा कि किस तरह से आप रिक्त पदों की भर्ती कर सकते हैं ईमानदारी से। 6 महीने के अंदर उस तरह का हम लोग फॉर्मूला बनाकर दे सकते हैं कि भाई सारे रिक्त पद की भर्ती इतनी जल्द 6 महीने के अंदर करी जाए, इस तरह से करी जाए। तीसरी बात जो नंदिता जी ने जिक्र किया कि भाई यहाँ पर अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है। देखिए, निजीकरण 2 तरह की संस्थाओं में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक वो संस्था है जो नेचुरल मोनोपोलीज हैं, जैसे पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे है, ये सब नेचुरल मोनोपोलीज हैं। मोनोपोली कभी भी कोई निजी कंपनी के हाथ में नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट्स अडानी कंपनी को ही दिए जा रहे हैं, और रेलवे का भी निजीकरण करने की अब सरकार कोशिश कर रही है। तो जो नेचुरल मोनोपोली सेक्टर्स हैं उसमें कोई निजीकरण नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात,
जो सोशल सेक्टर्स हैं जहां पर हमको सब्सिडी देने की जरूरत होती है, हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ एजुकेशन तो अगर आप प्राइवेटाइज कर दें तो आम आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसी तरह से बैंक से लोन, अगर आप गरीब किसानों को लोन नहीं देंगे तो वो तो, अगर आपने बैंक सब प्राइवेटाइज कर दिए तो गरीब किसानों को तो लोन मिलेगा ही नहीं, छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वालों को लोन मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए इन सेक्टर्स में जो पब्लिक सेक्टर है, मैं ये नहीं कहता कि इन सेक्टर में निजी कंपनियां नहीं हो सकती हैं, हेल्थ में भी हो सकती है, एजुकेशन में भी हो सकती है, बैंक्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो उसका कमांडिंग हाइट जिसको कहते हैं वो सरकार के हाथ में होना चाहिए। तो तीसरी डिमांड हम लोग की ये हुई कि भाई अंधाधुंध निजीकरण जो किया जा रहा है वो बंद किया जाए। और चौथा ये कि आज बहुत बड़े संख्या में रेगुलर परमानेंट जॉब्स को कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा है। टीचर्स के जॉब्स को, जो कि परमानेंट जॉब्स होते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा है। इतने सारे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों में परमानेंट जॉब्स का कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन किया जा रहा है और बहुत हो गया है। ये सब बंद होना चाहिए, रेगुलर जॉब्स होने चाहिए। तो इन 4 स्तंभों के ऊपर हम लोग, कम से कम युवा वर्ग जो है, एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा कर सकता है, बहुत जरूरी है। एक लास्ट चीज मैं कहना चाहता था, देखिए अगर वैसे ही हमारे देश में लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी कोशिश करी जा रही है, अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस तो फ्री एंड फेयर होते ही नहीं हैं, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास बेइंतहा पैसा है, सारी और पार्टियों से मिलाकर उससे भी दुगना पैसा है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में भी देख लिया, सारे कॉर्पोरेट डोनेशंस बीजेपी को ही 75% से ज्यादा मिल रहे हैं। दूसरी बात, सारा प्रोपेगेंडा का इंस्ट्रूमेंट सरकार के हाथ में है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अब तो जो ऑल्टरनेट मीडिया है उसको भी सरकार के कब्जे में करने की पूरी कोशिश चल रही है। तो ये सब तो जो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड इन्होंने छोड़ी ही नहीं है चुनावों की, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है, इसके बावजूद भी मेरा मानना है कि अगर आज ईमानदारी से बगैर ईवीएम के चुनाव हो जाए तो आज बीजेपी जीत नहीं सकती। लेकिन ईवीएम के बारे में, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में एक बहुत ही बढ़िया एक सिटीजन्स कमीशन बना जस्टिस लोकुर के नेतृत्व में। उन्होंने रिपोर्ट दी सारे दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स की राय सुनकर कि भाई ये जो वोटिंग मशीन्स का जो डिजाइन है वो ऐसा है कि इसमें मैनिपुलेशन आसानी से किया जा सकता है, ये रिलायबल नहीं है। और करीब करीब सारे देशों में, दुनिया भर में ईवीएम्स अब हटाए जा चुके हैं, वापस पेपर बैलेट पे आया जा चुका है। हाल में बांग्लादेश में भी हुआ। जर्मनी के तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने फैसला देकर बोला कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं लगाई जा सकती। लेकिन यही लोग पहले जब ऑपोजिशन में थे तो डिमांड करते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को हटाइए। अब ये सत्ता में आ गए हैं और 2017 में जो वीवीपैट मशीन है उसका भी डिजाइन बदल दिया। उसमें एक ट्रांसपेरेंट शीशा था, उसको हटाकर एक ब्लैक ओपेक शीशा लगा दिया, जिससे कि आप बाहर से अंदर देख ही नहीं सकते कि उस वीवीपैट मशीन के अंदर क्या हो रहा है, जब तक अंदर से एक लाइट बल्ब ना जले जो सिर्फ 7 सेकंड के लिए जलता है और उसके बाद बंद हो जाता है। उसके बाद आपको पता नहीं कि उसमें क्या छपता है क्या नहीं छपता। तो इसलिए ये बहुत अनरिलायबल है। हम लोगों को एक बड़ा आंदोलन, धीरे धीरे ये आंदोलन कुछ वकीलों ने और कुछ और लोगों ने छेड़ा हुआ है और बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें सारे युवा लोगों को शिरकत करने की जरूरत है कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें युवाओं को आगे आने की जरूरत है, लेकिन ये एक दो ऐसे इश्यूज हैं, एक तो रोजगार का और एक ईवीएम का, जो पूरा हमारे पूरे आर्थिक व्यवस्था और हमारे लोकतंत्र के जड़ पर जाता है। इस पर तो तुरंत युवाओं को सड़कों पर उतरना चाहिए। यही मैं सब कहना चाहता था।
अगर ऐसा होता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस लोकतंत्र को बचा पाएंगे, बीजेपी को हरा पाएंगे। जय हिंद। ज्यादा से ज्यादा अब प्रशांत भूषण की इस आवाज को आप पूरे इंडिया में फैलाइए, ताकि मोदी सरकार की नींद उड़ चुकी है और देश की जनता अब जागना शुरू कर दिया है। इसलिए रोडों पर देश की जनता अब नजर आने लगी है। इसलिए 2024 का चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होगा। तो चलते हैं और प्रशांत भूषण जी क्या कहते हैं, सुनते हैं उनके अल्फाज इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि अंधभक्तों की पोल खुल सके और मोदी सरकार की सच्चाई जनता के सामने आ सके। इसीलिए जनता जागरूक हो सके, ताकि सोशल मीडिया ही आपके लिए सच्ची खबर दिखाने वाला मीडिया है। और ये गोदी मीडिया है, उसका बायोकाट करें। और अभी तक लकी कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज लकी कोहिनूर। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर वह मिलता है एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।